हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर आईटीआई के ओरिजिनल सॉल्व पेपर्स, डेमो एग्जाम पेपर्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स की जो है रेगुलर वीडियोज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स और वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ओरिजिनल ट्रेड थ्योरी का सॉल्व्ड पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स आईटीआई एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि डीजीटी की ओर से सीबीटी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, इन क्वेश्चन पेपर्स में एक दो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ा डाउट है या फिर गलत आंसर्स को जो है डीजीटी ने सही आंसर मान रखा है। उन्हीं में से देखिए एक ये क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पे हालांकि डीसी मोटर के लिए क्वेश्चन पूछा है। आप सभी को पता है डीसी मोटर के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। बट इन्होंने राइट हैंड रूल को जो है सही मान रखा है। इसके पीछे कारण यहाँ पे इन्होंने जो है थोड़ा सा करंट की जो डायरेक्शन थी उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड इन्होंने पूछा, इसलिए यहाँ इन्होंने क्या, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल सही मान लिया, ठीक है। बाकी इसका एक्चुअल आंसर जो है वो यही होना चाहिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला है जिसमें डीजीटी ने जो है एक अलग ही आंसर को जो है सही मान रखा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली। अब देखो यार, आप सभी को पता होगा कि कम बिजली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है कंज्यूम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे गति नियंत्रण की कौन सी युक्ति जो है कम बिजली खपत करेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो वोल्टेज नियंत्रण विधि में तो बिजली खपत होती है अच्छी खासी, ठीक है। आर्मेचर नियंत्रण विधि में भी अब बिजली खपत जो है वो बढ़िया अच्छा होता है, ठीक है। क्षेत्र नियंत्रण में भी बिजली खपत अधिक ही होता है। डीसी ड्राइव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर बेस्ड हो, ठीक है। जैसे मान लो ट्राइक है। अब ट्राइक क्या है, गति नियंत्रण में यूज में लिया जा सकता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो है वो कम बिजली खपत करती है, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ड्राइव्स कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का क्या यूज है। अब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज जो है वो तो सिंपल सा आपको पता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है, विचुंबकन प्रभाव, उसके निवारण के लिए, उसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है डीसी जनरेटर में ही, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या फिर उसे हम कहते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, उसके निवारण हेतु क्या करते हैं। तो उसके निवारण हेतु जो कार्बन ब्रश होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जीएनए से एमएनए पर खिसकाते हैं, ठीक है। कार्बन ब्रश को जो है थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं, जीएनए से एमएनए पर ले आते हैं कार्बन ब्रशेस को। वो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। तो उसके लिए कार्बन ब्रशों को खिसकाते हैं और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग से जो है हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए यार, डीसी कंपाउंड मोटर जो है वो क्या होती है, एक तो स्थिर चाल हमें देती है। स्थिर चाल तो डीसी शंट मोटर भी देती है, लेकिन स्थिर चाल जो है ये जो डीसी कंपाउंड मोटर्स है वो वेरिंग लोड, मतलब अगर भार में परिवर्तन हो रहा है तो भी हमें स्थिर चाल, नियत चाल जो है वो दे देती है। तो जहां पर मतलब भार बदल रहा हो और फिर भी हमें स्थिर चाल की आवश्यकता हो तो वहां पर जो है हम डीसी कंपाउंड मोटर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, डी के अंदर ये दे रखा है कि कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल है ना, नियत चाल अंडर वेरिंग लोड, मतलब अलग अलग लोड। तो अलग अलग लोड, अगर वेरिंग लोड चेंज हो रहा है और फिर भी आपको नियत चाल चाहिए तो वहां पे डीसी कंपाउंड मोटर्स का यूज किया जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है।
अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर भी वास्तव में डीजीटी वालों ने गलत ही आंसर को सही मान रखा है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, हालांकि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ में भी जो है एक अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, बट आपने पढ़ा होगा कि जो कॉर्कस्क्रू नियम है वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है एक सीधे धारावाही चालक तार के लिए, ठीक है। और दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम होता है एक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है, एक कोई कुंडली हो। अब यहाँ पे इन्होंने राइट आंसर इसको माना है, तो फिलहाल आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको याद रख लेना, ठीक है। फिर थोड़ा सा डाउट या जो होता है ना क्वेश्चन एक्सेप्शन अपवाद टाइप का क्वेश्चन जो है वैसा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों लगाई जाती है? देखो यार, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का फिर से क्वेश्चन आया है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है क्यों लगाते हैं। अब ये अभी देखिए, वहां पे जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन था अपना डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। अगर वो ऑप्शन ना हो तो फिर वहां पे आएगा आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में लिखा है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। एक्चुअल में जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, आपको पता है कि जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, मेन चुंबकीय क्षेत्र आपको पता है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहां से हमें मेन चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। और यहाँ जो आर्मेचर कुंडलन के अंदर करंट जब पैदा हो जाती है तो उसके बाद में यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर वाला। तो आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव जो अपना मेन फ्लक्स है इसके ऊपर पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव जो मेन चुंबकीय क्षेत्र पे पड़ता है उसी को बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। अब इसी की वजह से जो है आपका विचुंबकन प्रभाव होता है, ठीक है, इसी की वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, और इसी की वजह से जो है जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, पोल्स वाला, फील्ड पोल्स वाला, उस मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की एक समान रूपता, एक समरूपता जो है वो समाप्त होती है। तो उस आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन जो हो रही है उसके प्रभाव को कम करने में भी कंपेंसेटिंग वाइंडिंग सहायक होती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? स्प्लिट फेज स्प्लिट मोटर जो है उसका कार्य सिद्धांत क्या है? अब यहाँ पे देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो बैटरीज वगैरह में लगता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ट्रांसफॉर्मर वगैरह या मोटर्स में भी लगता है, बट यहाँ पे फेज स्लिप्ट का बोला है डायरेक्टली, तो इसमें लेंज नियम जो है, लेंस लॉ, ये बेटर आंसर रहेगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। लेंस नियम होता क्या है? लेंस नियम होता है कि कोई भी जो उत्पन्न चीज है वो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण पैदा हुई है, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे मान लो ईएमएफ वगैरह उत्पन्न होता है इंडक्शन के कारण, तो जो उत्पन्न ईएमएफ है वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लेंस लॉ, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य। बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली, बीसीडी, डिजिटल सर्किट। अब देखो यार, डिजिटल सर्किट जो है उसमें हम बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम जो है उसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है वो संग्रहित हो सके, स्टोरेज हो सके, ऐसे जैसे मेमोरी कार्ड नहीं होता, मेमोरी कार्ड, ठीक है, उसमें वो स्टोर हो सके। तो जो भी इनपुट डेटा है, डेटा इनपुट मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो संग्रहित हो सके, इसीलिए हम जो है बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्या बता रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक्स बना हुआ है, ठीक है। एक्स इसमें हमें क्या बता रहा है? अब दो डायग्राम इसलिए बने हुए हैं, एक हिंदी का पेपर और एक इंग्लिश का, ठीक है, इसलिए दो पेपर यहाँ पे साथ दिखा रखे। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ये जो है ये अपना ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट कहलाता है। देखो यार, एक्चुअल में ये जो यहाँ पे कंट्रोल सर्किट बनाया हुआ है, ये सीधा जो है ये तो मेन सर्किट है, और यहाँ से बाईपास करके जो लगाया गया है यहाँ पे, ये ऑक्सिलरी या सहायक बोलते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे सहायक लिखा हुआ है ना, इनको बोलते हैं हम सहायक संपर्क। तो X जो है वो सहायक संपर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अक्षर
यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को, यस ये काफी बढ़िया है गाइस, कैडमियम सल्फाइड जो है उसको इंगित करते हैं हम आर से, ठीक है। कैडमियम सल्फाइड को किससे इंगित करते हैं? आर से। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको बताता है, और बी किसको बताता है, ठीक है। हाँ, एक इन दोनों में से सिलिकॉन को बता रहा है कोई ना कोई, और एक जो है जर्मेनियम को बता रहा है। अब सिलिकॉन को कौन सा बता रहा है, जर्मेनियम को कौन सा बता रहा है, या ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग वास्तव में पढ़ाई कितनी क्या कर रखे हो, ठीक है। ए या तो ए जर्मेनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है या सिलिकॉन को, और बी जो है वो या फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब ए और बी दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए है, फिक्स मैं आप लोगों को बता नहीं रहा, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना कि कौन सा जो है सिलिकॉन के लिए है और कौन सा जो है जर्मेनियम के लिए है। जैसे कैडमियम सल्फाइड जो है ये मिश्रित धातु के लिए प्रयोग किया जाता है, कैडमियम सल्फाइड जो है कैडमियम सल्फाइड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती है उनके लिए, ठीक है, पदार्थ के लिए, कौन से पदार्थ से बना हुआ है। तो यहाँ पे ए और बी का भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल चरण प्रेरणा मोटर का कार्य सिद्धांत, एकल चरण सिंगल फेज मोटर जो है उनके लिए आपका लेंज लो आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा? लेंज लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब जनरेटर का तो आपको ही बता दोगे यार, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में। भाई कोई भी जनरेटर है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे, मतलब उसके रोटर को रोटेट करवाएंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, ठीक है। तो यही तो जनरेटर का क्या होता है? कार्य सिद्धांत, राइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ये डायग्राम बना हुआ है, मेन आर्मेचर, एक्साइटर, मेन फील्ड, ठीक है। और इस जनरेटर का प्रकार पूछा है, ठीक है। ये है ब्रशलेस, इसमें देखो यार कहीं पे भी ब्रश लगे हुए हैं नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। ब्रश जो है यहाँ पे डायरेक्टली ये जो है मेन आर्मेचर और मेन फील्ड डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, और डायरेक्टली माउंटेड है, तो इसको बोलेंगे ब्रशलेस अल्टरनेटर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ब्रशलेस अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबमर्सिबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार? अब देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये चीज पता होनी चाहिए कि सबमर्सिबल पंप होता क्या है। सबमर्सिबल पंप वो होता है जिसको हम पानी के अंदर ही स्थापित कर देते हैं। किसके अंदर भाई? पानी के अंदर। जो ट्यूबवेल वगैरह के अंदर आजकल जो पंप लगा रहे हैं ना, वो सबमर्सिबल पंप होते हैं। कौन से पंप होते हैं? सबमर्सिबल पंप। पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। आप समझ सकते हो कि पानी के अंदर डूबा हुआ है तो यार वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेशन नहीं होगा प्रॉपर, तो वाइंडिंग तो जल्दी खराब हो जाएगी, है कि नहीं है। तो जो वाइंडिंग होती है ना अंदर, वो वाइंडिंग पीवीसी इंसुलेशन, पीवीसी कवर्ड, मतलब उनके ऊपर पीवीसी, जो अपने जैसे हाउस वायरिंग के अंदर पीवीसी वाला तार लेते हैं ना, वैसा ही एक पतला तार होता है, उसके ऊपर मजबूत पीवीसी लगा हुआ रहता है, उससे वाइंडिंग की जाती है। बिल्कुल पतला तार और उसके ऊपर प्लास्टिक पीवीसी वाला जो है पदार्थ लगा रहता है इंसुलेशन के रूप में। तो पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर, पीवीसी कवर्ड मतलब पीवीसी कवर्ड रहता है, कॉपर वायर, कॉपर तार रहता है, उसके ऊपर पीवीसी कवरिंग रहती है, उसका यूज करके हम जो है उसका यूज करते हैं सबमर्सिबल पंपों की रिवाइंडिंग या वाइंडिंग में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य। देखो ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। डैम्पर वाइंडिंग जो है वो हम यूज करते हैं हंटिंग प्रभाव के निवारण हेतु। अब हंटिंग प्रभाव क्या होती है? अपना एक होता है स्टेटर पोल्स, ठीक है, जैसे मान लो ये स्टेटर पोल्स हैं, ठीक है, और एक होते हैं अपने पास में रोटर पोल्स, और ये है रोटर पोल्स। ये स्टेटर पोल्स है और ये रोटर पोल्स है। अचानक से अगर जनरेटर पे भार बढ़ जाए, अचानक से भार बढ़ जाए, तो जो अपना रोटर पोल है वो थोड़ा सा क्या होता है, इससे पीछे हो जाता है, हल्का सा पीछे रह जाता है, और ये थोड़ा सा आगे चला जाता है, ठीक है। उस प्रभाव को ही बोलते हैं हंटिंग प्रभाव। अब वापस इनको बैलेंस करने के लिए जो है जल्दी से बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने के लिए क्या है, इनमें झटका लगता है, उसी को बोलते हैं हंटिंग प्रभाव, ठीक है। इसके निवारण हेतु जो है हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? देखो काफी बढ़िया है। VA रेटिंग एक तरीके से आपको पता है VA रेटिंग होती है, जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मर है उसकी KVA या फिर MVA, ये VA जनरली छोटा ट्रांसफॉर्मर तो VA रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्यों कम करते हैं? एक तरीके से ऐसा होना चाहिए, व्हाट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर VA रेटिंग। तो उसके लिए जो है उच्च मिश्र धातु की चादर, ठीक है, हाई एलॉय सीट का यूज किया जाता है, हाई एलॉय सीट, ठीक है, जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, राइट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच के लिए, ये तो यार आपको पता ही होगा, शॉर्ट सर्किट दोष की जांच के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर में, ठीक है, किस उपकरण का शॉर्ट सर्किट के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर है, वहां पे तो जो है हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, ऑन मीटर का नहीं करेंगे। शॉर्ट सर्किट है, कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेंगे मल्टीमीटर से, वोल्टमीटर से नहीं कर सकते, एमीटर से नहीं कर सकते, ऑन मीटर से भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीमीटर से जो है कंटिन्यूटी टेस्ट होके वहां पे शॉर्ट सर्किट दोष हमें पता चल जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का प्रयोग करते हैं? एसी और डीसी दोनों की अगर बात करें तो वहां पे इंपल्स रिले का हम यूज करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया ये, एसी और डीसी दोनों में जो है, दोनों में हम इंपल्स रिले का यूज करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्लॉट इन एसी वाइंडिंग। हाँ देखो यार, पोल पिच जो है उसका मापन कैसे करते हैं? पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? हाउ पोल पिच इज मेजर्ड। पोल पिच जो है, ये हिंदी में पता नहीं क्या लिख रहा है, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ अलग है। स्लॉट्स जो एसी वाइंडिंग में स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स के टर्म्स में हम पिच को कैसे मापेंगे? स्लॉट्स के टर्म्स में, स्लॉट्स के शब्दों में हम पोल पिच को का मापन कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है ना, नंबर ऑफ स्लॉट्स, उसको डिवाइड कर देंगे हम पोल से, स्लॉट्स को डिवाइड कर देंगे पोल से, स्लॉट्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पोल से, उससे अपने पास में आ जाएगी पिच। क्या आ जाएगी? पिच, ठीक है, पोल पिच उससे आ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा, देखो स्लॉट्स और पोल पिच पूछ रहा है तो पोल से डिवाइड कर दो, स्लॉट्स को पोल से डिवाइड कर दो, स्लॉट्स को पोल से डिवाइड कर दो, आ जाएगा पोल पिच, ठीक है। क्या आ जाएगा? पोल पिच। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति क्या है? अब ये तो आपको पता होगा भाई, N बराबर 120 F बटा P, ये फॉर्मूला होता है। तो F बराबर जो है वो जाएगा N गुणा P बटा 120। N का मान रख दो 1000, ठीक है। पोलो की संख्या कितनी है? 6 बटा 120, मिंडी से मिंडी गई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से 100 कटेगा 50। बोलो कितना आंसर आया? 50, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को चलाने के लिए, देखो यार, एक होता है पावर सर्किट और एक होता है उप सर्किट। उप सर्किट को चलाने के लिए, उप सर्किट को चलाने के लिए अनुमेय भार कितना होता है? 800 वाट। और पावर सर्किट के लिए बोले तो 3000 वाट। ये होता है पावर सर्किट के लिए, CKT सर्किट के लिए लिख रहा हूं मैं, पावर सर्किट। शक्ति परिपथ, शक्ति परिपथ में जैसे अपन का जो है फ्रीजर है, गीजर है, ठीक है, जिसमें करंट रेटिंग थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है, वहाँ होता है 3000, ठीक है। और उप परिपथ के लिए मतलब लाइट एंड फैन लोड यूज में लेते हैं, लाइट एंड फैन लोड जो है वो हम यूज करते हैं, लाइट एंड फैन लोड, ठीक है। ये 800 वाट तक का हम यूज कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी वाइंडिंग में कोयल को क्या कहते हैं? एसी वाइंडिंग में कोयल को क्या कहते हैं? यार ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। एसी वाइंडिंग में कोयल, कोयल मतलब है ये कुंडली, ठीक है, ये कुंडली, यही तो कोयल है, ठीक है। तो श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, तो ये क्या है? ये श्रेणी में तो जुड़े रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो श्रेणी में जुड़े हुए घुमावों की संख्या जो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसी खुले सर्किट में रोटर बार हो
तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अति गर्म हो जाएगी भाई। गर्म इसलिए हो जाएगी क्योंकि खुले सर्किट है, खुले सर्किट में रोटर बार है। अब आप समझो यार, आपको पता है रोटर के अंदर ये छड़ें हैं, ठीक है, और ये छड़ें क्या है, खुली रह गई, और यहाँ है आपकी स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग को आप सप्लाई दोगे ना, यहाँ पे ईएमएफ, बैक ईएमएफ उत्पन्न हो नहीं पाएगा, ये सही से रोटेट हो नहीं पाएगी। अगर सारी की सारी ओपन है तो मोटर जल्दी से स्टेटर वाइंडिंग जलने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। अगर एक दो ओपन है तो ये घूमेगी तो थोड़ी थोड़ी घूमेगी और मोटर जो है जल जाएगी। मोटर क्या होगी, जल जाएगी, क्योंकि केवल स्टेटर पे, यहाँ पे रोटर में जो है जितना बैक ईएमएफ उत्पन्न होना चाहिए उतना उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि रोटर की छड़ें क्या है, खुली है, ठीक है। तो मोटर क्या होगी, अति गर्म हो जाएगी, ठीक है, ओवर हीटिंग हो जाएगी, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोंद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सचेंज यूज इन कंट्रोल पैनल वायरिंग? ये कंट्रोल पैनल वायरिंग है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में इस डिवाइस का हम यूज करते हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इसको हम बोलते हैं ग्रोमेट, और इसका यूज क्या होता है, यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे मान लो कोई भी कंट्रोल पैनल है, ठीक है। अब पैनल जो है वो स्टील या लोहे का होता है, ठीक है। उस पैनल में एक छेद है, उस छेद के अंदर अगर आप डायरेक्ट केबल डालोगे ना, तो वो केबल क्या होगी, इस स्टील का जो कंट्रोल पैनल है या लोहे का जो पैनल है उससे कट जाएगी केबल। इस केबल को कटने से बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं, ग्रोमेट डाल देते हैं, ग्रोमेट फिट करके सेट कर देते हैं। फिर इस ग्रोमेट में से यहाँ से जो है इस केबल को यहाँ से डाला जाता है अंदर से केबल को, और इस ग्रोमेट को हम कंट्रोल पैनल में सेट कर देते हैं। तो ग्रोमेट क्या करता है, केबल को, यहाँ जो केबल डालेंगे उस केबल को कटने से बचाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? तीन फेज ये मोटर है और यहाँ पे गति नियंत्रण विधि जो है स्लिप रिंग इंडक्शन। देखो यार, स्लिप रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप सभी को पता है। ये देखो, एक के बाद एक मोटर है, ठीक है, एक के बाद एक, स्लिप रिंग की सहायता से एक के बाद एक मोटर लगी हुई है। आपने ट्रांसफॉर्मर में भी ऐसा देखा होगा कहीं ना कहीं सर्किट के एक के बाद एक अगर ट्रांसफॉर्मर जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं हम कैस्केड कनेक्शन। क्या बोलते हैं, कैस्केड कनेक्शन। तो एक के बाद में एक मोटर लगी हो तो इसको भी हम बोलेंगे कैस्केड ऑपरेशन मेथड, ठीक है, कैस्केड संचालन विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, एक के बाद एक, इसको बोलते हैं कैस्केड, ठीक है। क्या बोलेंगे, कैस्केड ऑपरेशन मेथड। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरओ द्वारा किसकी मात्रा को मापा जाता है? सीआरओ, देखो यार यहां पे जो है ऑप्शन में दे रखा है, एक तो फ्रीक्वेंसी, एक इंडक्टेंस, एक पावर फैक्टर और रेजिस्टेंस। देखो ये तीन तो वैसे ही कट गए, तीन का मापन अपन नहीं कर सकते। एक्चुअल में जो सीआरओ है, सीआरओ से हम मापन कर सकते हैं। जो सीआरओ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इससे हम वोल्टेज का मापन कर सकते हैं, करंट का मापन कर सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज और करंट का हो गया तो पावर का मापन कर सकते हैं, लेकिन पावर फैक्टर का नहीं, ठीक है। इसके साथ ही हम फ्रीक्वेंसी का मापन भी कर सकते हैं। अरे फ्रीक्वेंसी को तो हम देख भी सकते हैं सीआरओ पे। सीआरओ पे हम एसी का वेवफॉर्म पूरा का पूरा हम देख सकते हैं, डीसी बन रही है तो डीसी का वेवफॉर्म हम देख सकते हैं। तो सीआरओ की मदद से हम वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी और पावर, इन चीजों का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ऑप्शन में इनमें से दे रखा है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियंत्रण सर्किट का प्रकार, ये जो नियंत्रण सर्किट है इसका प्रकार क्या है? ये तो इंचिंग सर्किट है भाई, इंचिंग सर्किट, ठीक है। इंचिंग एंड जॉगिंग वाला आप लोगों ने देखा होगा। आपके जो है जो तीन फेज इंडक्शन मोटर है उस चैप्टर में आप लोगों को ये मिल जाएगा। तीन फेज इंडक्शन मोटर वाला जो चैप्टर है उसमें इंचिंग जॉगिंग सर्किट। इंचिंग सर्किट होते क्या एक्चुअल में, जब भी मोटर रेडी होके, मतलब डिजाइन होने के बाद में जब ऑपरेट होने के लिए लेकर जाते हैं तो उससे पहले तुरंत तैयार होने के बाद में उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग करने के लिए इंचिंग जॉगिंग सर्किट्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, इंचिंग सर्किट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तारों का गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का, हाँ यार इसके लिए तो नायलॉन टाइज का यूज करते हैं, ठीक है, नायलॉन टाइज, नायलॉन से बांध देते हैं, केबल बंधों का उपयोग करते हैं। विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स, जैसे बहुत सारे वायर हों, ठीक है, बहुत सारे वायर, ठीक है, वायर, इसके ऊपर गुच्छा लगाना।
तो नायलॉन टाई वो आती है ना, टाई जैसी प्लास्टिक की से आपको लगती है, वो नायलॉन पदार्थ की बनी होती है, उसको कस के से बांध देते हैं, उसमें थोड़ा सा इसे बांधने का भी क्लिप टाइप का रहता है उसके अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं नायलॉन टाइज, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, किस फीडबैक नेटवर्क का? उसके लिए तो वोल्टेज डिवाइडर का करते हैं। किसका यूज करते हैं गाइस? वोल्टेज डिवाइडर का। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर का यूज करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? काफी अच्छा है। देखो यार, वाउंड रोटर से जो है हम इसलिए स्टार्ट करते हैं, एक तो देखो क्या होता है, वाउंड रोटर से इसलिए कनेक्ट करने का जो है उद्देश्य ये रहता है कि उसका एक तो क्या है, बाह्य प्रतिरोध से हम जोड़ सकते हैं, बाह्य प्रतिरोध से। अब बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने का फायदा ये मिलता है कि उच्च स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है, ठीक है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। तो ऑप्शन देखो ये रहा, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग बलागुण जो है वो भी हाई हो जाता है उसका, ठीक है। टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क दोनों उसके बढ़ जाते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आप लोगों ने देखी होगी, अंदर रोटर होता है, रोटर के बाहर स्टेटर होता ही है, ठीक है। यहाँ पे जो रोटर है इसके ऊपर वाइंडिंग होती है अपनी, जनरली जो है वाइंडिंग आपकी स्टार में कनेक्टेड रहती है, और यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगी होती है 3, ठीक है, स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स जो है इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें वाउंड रोटर प्रयोग होता है, और स्टेटर जो है वो बाहर का, स्टेटर 3 फेज कुंडलन होता है स्टेटर पे, तो ठीक है, और रोटर जो है उस पर वाइंडिंग होती है, इसीलिए वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग मोटर, वाउंड रोटर मोटर बोल दो या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोल दो, इसी को बोलते हैं। इसका उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसकी तुलना में इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? पवन शक्ति, देखो यार, पवन शक्ति जो है वो ये पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं होती। पवन ऊर्जा हवा कभी तेज चल गई, कभी धीरे चल गई, कभी तेज चल गई, कभी धीरे चल गई, कभी चली नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें नियत और स्थिर आउटपुट नहीं मिलता हमें, इसीलिए राइट आंसर ये क्या नुकसान है उसका, नुकसान। हवा कभी चली, कभी नहीं चली, कभी तेज चली, कभी धीरे चली, इसलिए नियत नहीं होता पवन ऊर्जा का आउटपुट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक्स ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण। ये देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ड्राइव्स में से एक क्वेश्चन पहले भी हमें देखने को मिला। तो डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के बेसिस पे जो ड्राइव है वो होते हैं वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। कौन से होते हैं? वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। ड्राइव वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए स्पेशली मैं सभी आईटीआई स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि आप लोग इनको डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। ड्राइव वाले जो भी क्वेश्चन है उनको डायरेक्टली याद कर लीजिए। ड्राइव का क्या है, आपके उतना डीपली दे नहीं रखा बुक्स वगैरह में, इसीलिए आप लोग डीपली पढ़ते भी नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है यार, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना मार्क्स के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ, आदर्श अल्टरनेटर के लिए तो ये दे रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो यार, ये फाई जो है ना ये नीचे लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये ऊपर होना चाहिए था, 4.44 5F T। टी जो है एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। टी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है ईएमएफ की गणना पर फेज इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तो काफ़ी जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? सिंगल फेज है, इसमें परमानेंट कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, परमानेंट कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर। डायग्राम देखो, डायग्राम में कैपेसिटर जो है वो परमानेंटली जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हटाने का कोई चीज़ है नहीं। तो जैसे अपनी छत का पंखा होता है ना, वो एक तरीके से स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है, तो ये हो गया परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का? ग्राउलर का, ये तो आपको पता ही है। ग्राउलर जो है उसका यूज करते हैं हम आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट अगर उसमें हो जाए तो हम ग्राउलर विधि या ग्राउलर विधि का विधि वहाँ यूज करते हैं, जिसमें हम ग्राउलर जो है
उस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? दोलक मतलब ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में फीडबैक नेटवर्क का यूज़ क्यों करते हैं? तो यहाँ देखो डायग्राम भी बना हुआ है। सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए फीडबैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑसिलोस्कोप में जो सिग्नल होता है वो 180 डिग्री पर फेज शिफ्ट करने के लिए हम जो है फीडबैक नेटवर्क का यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन समाप्ति पर कोने के खंबे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर? कोने के खंबे पर तो आपको पता है यार, वहाँ पे तो सेकल इंसुलेटर यूज़ करते हैं। ये खंबा है, ठीक है, खंबे, इस खंबे में जैसे मान लो एंड पॉइंट आ गया, ठीक है, एंड पॉइंट आ गया तो यहाँ पे ऐसा लगाते हैं, वो ऐसे क्लिप रहती है जकड़ पकड़ने वाली, और यहाँ पे जो है वो अपना इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। जहाँ पे तनाव हो, तीक्ष्ण मोड़ हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं सेकल इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? सेकल इंसुलेटर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, ये ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज़ में हो रहा है? तो गाइस इसको बोलेंगे हम स्विचिंग। क्या बोलेंगे? स्विचिंग। क्यों कहा स्विचिंग इसने? तो स्विचिंग इसलिए कहा स्टूडेंट्स क्योंकि देखो यार, ये जो है ये इधर ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो PNP है, ठीक है। पहले वाला P लगा हुआ है, ये फॉरवर्ड बायस है। क्या है? फॉरवर्ड बायस। और ये P इधर जुड़ा हुआ है, ये रिवर्स बायस है, ठीक है, रिवर्स बायस। तो यहाँ पे जो है ये स्विचिंग सर्किट के तरीके से एक तरीके से यूज़ में आ रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यार, आंसर जो है वो स्विचिंग दे रखा है, बट यहाँ पे भी देखो मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, ठीक है। अगर जब ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस हो तो वो एक्चुअल में एम्पलीफिकेशन, प्रवर्धन की तरीके से कार्य करता है ट्रांजिस्टर। यहाँ पे आंसर दे रखा है डीजीटी वालों ने अपना स्विचिंग वाला। स्विचिंग के लिए भी प्रयोग में होता है ट्रांजिस्टर, बट यहाँ पे दोनों जब फॉरवर्ड बायस में हो तब वो स्विचिंग एज ए स्विचिंग प्रयोग करता है, या फिर दोनों जैसे रिवर्स बायस हो तब वो स्विचिंग की तरीके से यूज़ में आता है। बट इस क्वेश्चन में भी देखिए डाउट वाला क्वेश्चन है, मिस्टेक वाला, बाय मिस्टेक। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कहा था 2-3 ऐसे क्वेश्चंस लगभग हर पेपर में है जिसमें डीजीटी ने गलत आंसर को ही सही आंसर मान रखा है। तो इस क्वेश्चन को देखो यार, अगर आपको इन फ्यूचर कंपटीशन की तैयारी करनी हो ना, तब तो आप लोग इसका ये आंसर याद रखना है स्टूडेंट्स। किसी को फिर भी डाउट हो तो एक बार आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगर इनपुट अपना फॉरवर्ड बायस हो और आउटपुट रिवर्स बायस हो तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर जो है एज ए एम्पलीफिकेशन, प्रवर्धन की तरह कार्य करता है, ना कि स्विचिंग की तरह। स्विचिंग के लिए जो है इन दो केसेस में प्रयोग होता है, जब फॉरवर्ड बायस हो इनपुट, आउटपुट फॉरवर्ड बायस हो, या फिर इनपुट रिवर्स बायस, आउटपुट भी रिवर्स बायस हो, तब। तो ये कुछ एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सेप्शन वाले हैं, ऑब्जेक्शन वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इट्स ओके, कोई ना, चलता है, इतना एडजस्ट कर लेंगे। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाँ, इसी तरह के पेपर्स में और लेकर आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा, फिर से लेकर आऊँगा। तो आप लोग जो है रेगुलर जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल से। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।